चलो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्या है ये, अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर fitted with a frictionless piston expand against a constant external pressure of 1 atm। हमको तो यहाँ डेटा से मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू है 1 atm और 1 atm इज इक्वल टू, हमने इसके पहले भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में P की वैल्यू 1 atm पुट किया है, तो कितनी होती, 1.013 इंटू 10⁵ है ना, 013 10⁵, ये कुछ होती है। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू हमें पता चल गई। फिर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, अब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो V1 5 है और V2 कितना है 10, मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, ये है 5 लीटर और ये देखो ये है 10 लीटर। ठीक है, फिर क्या है, इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी, मतलब एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रही है 400 जूल। ठीक है, तो सराउंडिंग, फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से उस सिस्टम को हम 400 जूल एनर्जी भी दे रहे हैं। डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बहुत ईजी है, देखो वर्क डन P V1 V2 है तो वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1, इससे वर्क डन निकल गया। Q है तो हमारा इंटरनल एनर्जी आराम से निकल जाएगी। देखो यहाँ पर ये है, ये देखो वर्क डन PdV है, V2 माइनस V1, ये P की वैल्यू पुट किया, V2 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ देखो ये लीटर में दिया हुआ है और इसको हमको वॉल्यूम क्यूबिक में कन्वर्ट करना है, तो हमको लीटर को इसमें कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब मीटर क्यूब आता है, SI यूनिट में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ये हो गया V1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ आप बाहर निकाल लो तो 10 और -5 ही बचेगा, मतलब सिर्फ ये 10 - 5 बच गया, तो लिखेंगे हम सिर्फ 5 और 10⁵ और 10⁻³ तो बच गया 10⁻² और ये 1.013, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया। हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो इंटरनल एनर्जी ये फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ का, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा Q माइनस W। Q कितना है 400 जूल और ये W कितना आया 506 इंटू 5 जूल, और इसको माइनस करेंगे तो एनर्जी माइनस में आ रही है। तो देखो ये जो इंटरनल एनर्जी है वो माइनस में आए, तो वर्क हम कर रहे हैं, देखो वर्क डन से भी हम समझ सकते हैं, वर्क जो कर रहे हैं हमारे 506 और हम ले कितना, मतलब किसी पर वर्क करने के लिए हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे कितना 506 जूल, और हम एक्चुअली सिस्टम एनवायरनमेंट से कितनी ले रहे थे 400 जूल और हम खर्च कर रहे हैं 500, मतलब आप किसी से पैसा ले रहे हो 400 रुपीज़ और खर्च कर रहे हो 506 रुपीज़, तो आप तो माइनस में ही जाओगे ना 106 से, तो वही ऐसे ही इंटरनल एनर्जी भी माइनस में जाएगी 106। ये एग्जाम्पल देख कर के भी मैंने थेरी समझाई थी, बस वैसा ही आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ न्यूमेरिकल। अब ये है फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या है, अ सिस्टम रिलीजेस 125 kJ, किलो जूल है अब यहाँ, ठीक है, kJ मतलब किलो जूल, मतलब एनर्जी है। ठीक है, Q है हीट रिलीज कर रहा है, मतलब Q की वैल्यू 125 किलो J और 104 kJ ऑफ वर्क। अब यहाँ देखो 104 125
सिस्टम इतना रिलीज कर रहा है while 104 kg ऑफ वर्क इज डन, और जबकि 104 किलो जूल का वर्क कर रहा है ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर वर्क हो रहा है 104 किलो जूल का और सिस्टम रिलीज कर रहा है 125 किलो जूल हीट। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो फॉर्मूला तो वही है, तो किलो को कन्वर्ट नहीं करते जूल में, ठीक है, क्योंकि आंसर भी हम किलो जूल में ही ला देते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, तो ये बहुत इजी है ये तो प्रॉब्लम। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये पुट किया। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, जो वर्क हो रहा है सिस्टम रिलीज कर रहा है, तो ये Q की वैल्यू क्या होगी, ये रिलीज कर रहा है तो माइनस में आएंगी, ठीक है। फिर वर्क कौन कर रहा है, एनवायरनमेंट, तो वर्क भी कैसा होगा, माइनस में होगा, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ माइनस में होंगी, माइनस में वैल्यू पुट किया हमने, तो Q की वैल्यू भी ये माइनस, देखो ये Q की वैल्यू माइनस, यहाँ पे ये माइनस है तो इसका ये माइनस, और W की वैल्यू भी माइनस में आएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -21 kg, मतलब सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो -21 किलो जूल से माइनस में रहेगी, मतलब सिस्टम को अपनी इंटरनल एनर्जी भी खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये माइनस का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 6, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, शायद 9 वगैरह 9, 10 वगैरह प्रॉब्लम है, ये डिलीटेड है। तो देखो आप देख लेना, आपको सॉल्व करना है तो कर लो, और नहीं तो वैसे बहुत इजी है, क्योंकि अपन ने इसके पहले कार्नोट्स इंजन का अपन ने फॉर्मूला देख लिया, और एफिशिएंसी है तो कितना होता है 1 - TC/TH, ये है फॉर्मूला, और यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर दिया है, वैल्यू पुट करके आंसर ही लाना है। तो एक बार समझ लेते हैं, वैसे आपको डिलीट तो है ही, लेकिन कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो आप कर लेना, वैसे बहुत इजी भी है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ अ कॉर्नेट साइकिल इज 75%, 75% है, तो एफिशिएंसी 75% है, मतलब ये 75 मतलब 100 में से 75 है, तो 100 नीचे लिख दो, तो ईटा की वैल्यू क्या हो गई 0.75, क्योंकि एफिशिएंसी है इसलिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हॉट रिजर्वायर मतलब TH की वैल्यू, इसका टेम्परेचर दिया है 727 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करना पड़ेगा तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1000, अपन ने नीचे लिखा है, देख लेंगे अपन अभी। और निकालना है TC की वैल्यू, देखो कितना इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो 1 - TC/TH, देखो TH की वैल्यू है, देखो ये निकाले हैं, क्या है ये 1000 आ गया, 1000 केल्विन, और यहाँ से TC, ये हमने TC/TH यहीं रखा, और या उस साइड कन्वर्ट किया, तो ये इस साइड ट्रांसफ़र किया, और ये ईटा को इधर ट्रांसफ़र किया, तो 1 - ईटा आ गया, ये देखो 1 - ईटा आ गया इधर, और TC यहीं रखा तो TH इधर आ गया, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, TH की वैल्यू 1000 है, ये 1 माइनस इसकी वैल्यू ये निकाला 0.75, इसमें से माइनस किया तो 0.25 बचेगा, तो 250 केल्विन। अब इसको हमको ये डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो इसमें से हमको 273 माइनस करना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 273 माइनस करेंगे तो कितना आ गया -23, मतलब क्या हो गया कि कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो -23 है, ठीक है। ऐसा ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, यदि करना चाहो तो कर लो, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ये भी डिलीटेड है, मैंने यहाँ जो डिलीटेड है ना उसको मैंने D लिख दिया है, ठीक है। ये कार्नोट इंजन का है, तो ये भी बहुत इजी है, इसकी भी एफिशिएंसी के बारे में ही लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। तो इसमें देखो ये रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स कर रहे हैं, तो इसका जो ये 250 केल्विन से 300 केल्विन, कैलकुलेट द कोफिशिएंट, तो बस इसका एक फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूले में हमको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। इसका फॉर्मूला है K =
परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है TC अपॉन TH माइनस TC, वैल्यू पुट कर दिए तो इसे 5 आंसर आ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट 8th वाला क्वेश्चन है। 8th वाला क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस। चलो ये हमारा पढ़ा हुआ है, कोई ना कोई मेथड का है ये, प्रोसेस का, थर्मोडायनामिक प्रोसेस का। क्या बोल रहा है कि आइडियल गैस, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ये सब जो दिया हुआ रहता है उसमें सबसे पहले ऐसा कंसीडर कर लिया करो। आइसोबेरिक होगा तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा पी 0। आइसोकोरिक होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा बी 0। ऐसा थोड़ा प्रोसेस का नाम दिया है तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि जिसका मतलब क्या होता है। इफ इट डज नॉट, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क, ये वर्क कितना कर रहा है, W की वैल्यू है यहाँ पे 2000 जूल, ठीक है। ऑन इट्स एनवायरमेंट हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, मतलब हमको Q फाइंड करना है। कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है 2000 जूल का, तो हमको बाहर से उस सिस्टम को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। देखो ये सब दिया हुआ है, अब हम देखते हैं क्या है नीचे। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, डेल्टा टी कैसा है, 0। अब जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहाँ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो, तो मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। तो Q इज इक्वल टू W, मतलब W कितना है, 2000 जूल। तो हमको बाहर से भी एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 2000 जूल, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2000 जूल, ये आ गया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन 9th वाला, ये भी कोई एक प्रोसेस का इक्वेशन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन आइडियल मोनो एटॉमिक, यहाँ में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मोनो एटॉमिक गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड सो दैट, यहाँ पर जो गैस है वो मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। जैसे हीलियम होती है मोनो एटॉमिक, He लिखते हैं बस हम, He2 नहीं लिखते। हाइड्रोजन डायटॉमिक होती है क्योंकि उसको S2 लिखते हैं, ठीक है, O2 लिखते हैं, वो सब ऐसी। सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर, मतलब TF इज इक्वल टू 2TI, ये बोल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, मतलब हमको निकालना क्या है, PF अपॉन PI, ये फाइंड करना है। अब एडियाबेटिक है तो अब ध्यान करो, हमने इसमें गैमा यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, गैमा यूज़ किया था, जिसमें एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऐसा रखते हैं तो थोड़ा सा हमें जगह मिलती है यहाँ पर ना सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने गैमा यूज़ किया, तो एडियाबेटिक में हमने ये यूज़ किया था PV गैमा इज कांस्टेंट, मतलब PI गैमा I इज इक्वल टू PF VF गैमा पावर इज इक्वल, ठीक है, ऐसा हमने लिखा था, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस बोलने का मीनिंग क्या है, क्योंकि हमने इसके पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े, मोनो एटॉमिक के लिए गैमा की वैल्यू डिफरेंट होती है, डाई एटॉमिक के लिए अलग होती है। तो मोनो एटॉमिक के लिए गैमा की वैल्यू होती है 5/3। सिर्फ इतने के लिए मोनो एटॉमिक वर्ड लिखना पड़ा, तो ये मोनो एटॉमिक का मतलब है गैमा की वैल्यू 5/3। इसलिए जब कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ नया वर्ड आता है तो उसका मीनिंग अपने को समझना होता है, ठीक है। फिर तो बहुत इजी है, क्योंकि PI/VI इज इक्वल टू PF/VF होता है, बस एडियाबेटिक है इसलिए गैमा वर्ड यूज़ होगा, मोनो एटॉमिक है तो गैमा की वैल्यू इतनी होंगी, बाकी तो सब कुछ सेम है, सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं, और ये हमको दिया है TF इज इक्वल टू 2TI, ठीक है, गैमा की वैल्यू 5/3, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है।
नाउ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू, p रहने दो क्योंकि हमको p तो निकालना ही है, तो हम v की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये पी वी एन आर टी से p की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, v की वैल्यू एन आर टी बाय पी, क्योंकि हमको p चाहिए है तो इसलिए p रहने दें। ठीक है, अब देखो और थोड़ा आगे जाकर ही क्या हो जाएगा, फिर v की वैल्यू निकली तो वी आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन आर टी आई अपॉन पी आई ये, और वी एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ये, वी एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन आर टी आई अपॉन टी एफ। ठीक है, अब हम ये जो पी आई गैमा ये वाला है ना, यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करते, तो यहाँ वी आई की निकाले तो गैमा ऊपर लिख देंगे। ठीक है ना, वी आई की जगह ये पुट किया और ऊपर ये गैमा लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो पी आई और ये वी आई, ठीक है, ये वी आई है, उस पर गैमा की ये पावर है, तो वी आई की वैल्यू इतनी, उस पर गैमा की पावर, यहाँ पी एफ वी एफ की वैल्यू इतनी और उस पर गैमा की पावर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व किया तो देखो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये सॉल्व किया तो क्या किया है, पहले साइड में पी आई था और फिर नीचे पी आई उसमें आया तो 1 माइनस गैमा हो गया। ठीक है, और यहाँ हम पहले पीछे जाएंगे, चलो ठीक है, मैं थोड़ा पीछे ही लेके चलती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है इस पर गैमा की वैल्यू, ये पर गैमा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी गैमा की वैल्यू आ जाएगी, इन पर भी गैमा की वैल्यू आएंगी, पर यहाँ एन आर रेस्ट टू पावर गैमा और यहाँ एन आर रेस्ट टू पावर गैमा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ टी आई पर गैमा की वैल्यू है, यहाँ पी आई पर गैमा की वैल्यू, पर यहाँ पी आई एक और है, तो यहाँ हो जाएगा पी आई 1 और ये ऊपर जाएगा माइनस गैमा, तो पी आई पर 1 माइनस गैमा हो जाएगा। यहाँ पी आई पर क्या हो जाएगा, यहाँ पी आई पर 1 माइनस गैमा हो जाएगा और यहाँ पी एफ पर 1 माइनस गैमा हो जाएगा। 1 यहीं का और ये पी एफ पर गैमा आएगा, वो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और टी एफ पर गैमा हो जाएगा। तो उस साइड वही लिखा है, पी आई पर 1 माइनस गैमा और टी आई पर गैमा, यहाँ पी एफ पर 1 माइनस गैमा और टी एफ पर गैमा, बाकी ये चीज़ें कैंसिल हो गई। ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर वो ही चीज़ लिखा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये एन आर वाले ये जो टर्म है ना, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो टी एफ है और ये टी आई है, ठीक है, तो टी एफ अपॉन टी आई गैमा की वैल्यू होगी, ये यहाँ लेके गए, दोनों पर गैमा है तो गैमा लिख दिया, और यहाँ पी आई है तो पी एफ को इधर नीचे लेकर आओ, तो पी आई अपॉन पी एफ उस पर 1 माइनस गैमा। ठीक है, इस तरह रख सकते हैं। अब हमने यहाँ गैमा की वैल्यू पुट कर दिया 5/3, ये भी 5/3 और यहाँ पर भी 5/3, तो 1 माइनस 5/3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5/3, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2/3 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे टी एफ की वैल्यू क्या है, 2 टी आई, तो टी आई से ये टी आई कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 पर 5/3 ये। ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो -3 है, हम अंदर जो पी एफ है इसको -3 को +3 करने के लिए हम पी एफ को ऊपर ले जा लेते, पी आई को नीचे ला लेते। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी एफ पर देखो -2/3 है, तो +2/3 कब होगा, जब ये पी एफ ऊपर जाएगा। पी आई पर -2/3, ये इस पर प्लस कब होगा, जब ये नीचे आएगा। ठीक है, तो 2/3, तो पी एफ ऊपर पी आई नीचे, समझ में आया। अब दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, लॉग लेंगे तो क्या होगा, 5/3 सामने आ जाएगा, log 2, यहाँ पर 2/3 सामने आएगा, log पी एफ बाई पी आई। ठीक है, अब ये तो ये सामने आ गया, मतलब ये सिर्फ नंबर है, ये भी सिर्फ नंबर है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया।
अब ये 2 को इधर ट्रांसफर भी करते हैं, 5/2 लिख देते हैं, log 2 लिख लेते हैं, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, log PF/P आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हमको पता है, वो भी पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, 5/2 मतलब 2.5 हो गया ये, और log 2 की वैल्यू 0.3010 इतनी होती है। log 2 log 3 ऐसी कुछ वैल्यूज़ है जिसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, और इधर log PF/P है, हमको निकालना है PF/P है। तो अब हम यहाँ एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एंटी लॉग ले लिया तो PF/P है, इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया इतना, ठीक है, 5.656। तो ये जो रेशियो है वो ये आ गया 5.656, समझ में आया। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस वैसे भी थ्योरेटिकल थोड़ा सा तकलीफ है, और उसके प्रॉब्लम भी आए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में करना ही पड़ेगा, पर ये ऐसे यदि प्रॉब्लम आए तो कम मार्क्स के लिए भी नहीं आएंगे, ये ज़्यादा मार्क्स 5 या 4 मार्क्स के लिए तो पक्का ये प्रॉब्लम आएगा। आपको शायद 5 मार्क के क्वेश्चन तो है नहीं, 4 मार्क्स के है, तो फिर ये 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारे काम का था प्रॉब्लम। अब 10th वाला प्रॉब्लम भी कुछ वर्क डन वाला ही है, तो ये भी हमारे काम का है। सिर्फ इंजन जो है, हीट इंजन, वो बस नहीं, मतलब रेफ्रिजरेटर है, कार्नोट इंजन है, वो सब नहीं है अभी आपको, बाकी तो सारी चीज़ें हैं, और सेकेंड लॉ नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक्स साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल। अब ये जो कुछ दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम ध्यान से देखना, हाँ, या 2 है, ये 6 पर है, यहाँ 11 है, और ये 1 पर है, तो ये VI हो गया, V1 ले लो, ये V2 ले लो, और ये PA1 ले लो, क्योंकि PV डायग्राम है, ये लिखा हुआ है, ये सब दिया हुआ है आपको, यहाँ P, यहाँ V, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि V की जो भी वैल्यू इंटू 10⁻³ है, P की जो भी वैल्यू उस पर इंटू 10⁵ पास्कल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दी हुई है, इससे आपको क्या निकालना है कि वर्क डन निकालना है, और ये एक साइकिल का पहले वर्क डन निकालेंगे, फिर उसको 25 साइकिल में कन्वर्ट करेंगे, तो ईजी है, PdV होता है, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर, पर यहाँ पर दोनों चीज़ें कन्वर्ट हो रही है, एक तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और साथ में प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ठीक। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ऊपर से ये सर्कल है, ठीक है। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा हम देखो, क्या पहले तो हम एक फॉर्म निकालते कि ये चेंज हो रहा है, तो ये कैसे चेंज हो रहा है, देखो, ये यदि इसका सेंटर ले तो ये वाला पोर्शन लेते हैं 6, ठीक है, डेल्टा V मैक्सिमम, इसका हम क्या निकालते हैं, एवरेज, तो कितना कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा V मैक्सिमम बाय 2, तो डेल्टा V मैक्सिमम निकालेंगे कैसे हम, तो ये 6 है, -2 है, अपॉन क्या निकालेंगे 2, तो 4/2 = आ जाएगा 2, ठीक है, इंटू 10⁻³ करना है, तो ये आ गया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमने निकाला इतना है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम का जो फैक्टर निकाला हमने वो आया। दूसरा हम लेते हैं चेंज इन प्रेशर, तो क्या निकल गया, ये डेल्टा P मैक्सिमम, तो वही 11 - 1/2 इंटू 10⁵, तो कितना आ गया ये 10/2 5 इंटू 10⁵, क्योंकि 10⁵ ये दिया हुआ है, हमको मल्टीप्लाई करना है जो भी आ रहा है, तो ये इतना पास्कल हो गया, तो ये प्रेशर हो गया। अब हमको निकालना है 25 साइकिल के लिए, तो हमको पहले उसके लिए निकालना, सिंगल साइकिल के लिए निकालना पड़ेगा, तो W = क्या होता है, PdV, ठीक है। अब ये जो पूरा PdV है, तो हम क्या निकालेंगे, इसके लिए ये फैक्टर निकालना पड़ेगा, पाई इंटू AB, क्योंकि दोनों चीज़ चेंज हो रही है, तो हम ये निकाल लेते हैं पाई AB, क्योंकि पूरा सर्कल है ना, पूरा सर्कल है। अब ये इंटीग्रेशन कर रहा था, तो वो यदि यहाँ से यहाँ तक लिमिट रहती तो इंटीग्रेशन, पर ये कहाँ से आ रहा है, पूरे सर्कल में आ रहा है, तो हम इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू AB कर लेते हैं, ठीक है, जो वर्क डन आ रहा है। तो पाई की वैल्यू ये पुट किया हमने 143.142, A की वैल्यू हमारी ये आई, B की वैल्यू हमारी ये आई, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है इतना। तो एक
वर्क एक साइकिल के लिए हमारा इतना वर्क आया है, तो 25 साइकिल के लिए वर्क डन कितना आएगा, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना आएगा, तो ये होगा वर्क डन इन 25 साइकिल। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया। लगभग ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं मेरे ख्याल से। 11th वाला कुछ ऐसे कुछ पीवी डायग्राम वगैरह बोला है कौन सा क्या करना है, तो वो मैंने नहीं किया। बहुत सारे डायग्राम थे, उसको ड्रॉ करना था, तो मैंने शायद 12th वाला सॉल्व किया है। हाँ 12th वाला, इसमें क्या है अलग अलग आपको जो डायग्राम दिया है, तो उसमें ये बोला है कि हर पाथ पर आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए वही हमको क्या होता है, P इंटू डी वी, ये होता है वर्क डन। ठीक है, क्या वर्क डन होता है, ये देखो, ये P इंटू V2 माइनस V1। अब अलॉन्ग द कौन से पाथ बोला है, तो यहाँ पर यदि मैं AB के अलॉन्ग, पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हर पॉइंट पर प्रेशर क्या है और वॉल्यूम क्या है। PA और PB ये सेम प्रेशर पर है। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू PB कितना आ रहा है, ये 6 पर है, तो 6 इंटू 10⁵, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10⁵ यहाँ है, 10⁻³ यहाँ है, मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ पर क्वेश्चन में है। फिर वॉल्यूम ये 2 है, ये 6 है, तो यहाँ D और A पर वॉल्यूम सेम है। देखो A और D पर वॉल्यूम सेम है, और यहाँ पर C और B पर वॉल्यूम सेम है। यहाँ पर प्रेशर A और B पर सेम है, और प्रेशर D और C पर सेम है। ये आपको समझना और ये लिख लेना है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर लेना है, 10⁻³ का वॉल्यूम में, 10⁵ का प्रेशर में। ठीक है, अब वर्क डन अलॉन्ग AB निकालना है। अलॉन्ग AB निकालेंगे तो क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। प्रेशर सेम है। ठीक है, प्रेशर सेम है तो क्या हो जाएगा, PA लिखो या PB लिखो, यहाँ पे चलेगा। तो VB माइनस VA, VB पर कितना है 6 माइनस VA कितना है 2, तो ये मल्टीप्लाई किया, ये माइनस किया, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है 10⁻³ तो उसको साइड निकाल के ऐसे रख दिया, तो 6 माइनस 2 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया, जो कुछ आया वो इतना आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं BC की, तो BC में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है। और तुम देखते हो जब कोई भी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है, तो वर्क डन हम वहाँ लिख देंगे 0। तो BC के अलॉन्ग और इधर DA के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमको AB के अलॉन्ग और CD के अलॉन्ग, ये ध्यान रखना है, यहाँ जो एरो दिया है ना वैसे ही निकालना है, AB और इधर BC, इधर CD और इधर DA, ऐसा ही लिखना है। तो अब हमको निकालना है, देखो BC के अलॉन्ग भी 0 हो जाएगा, DA के अलॉन्ग भी 0 हो जाएगा, क्योंकि BC के लिए भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, DA के लिए भी कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो हमको सिर्फ AB और CD के अलॉन्ग निकालना है। तो AB और CD के लिए क्या आ जाएगा, वही PD ले लो या PC ले लो, वही 2 आएगा इनटू, अब यहाँ क्या आ जाएगा, VD माइनस VC, हाँ ये VC, तो VD कितना है 2 माइनस VC कितना है 6, तो यहाँ आ जाएगा -4, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये -8 इंटू 10⁻²। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो फ्लो है एनर्जी का वो किस साइड हो रहा है, C to D है कि D to C है। ये एरो बराबर आपको दिए रहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ना रिवर्स वाला प्रोसेस, वो एडियाबेटिक वगैरह में, साइक्लिक में, सब चीज़ों में तो एरो का मीनिंग है। ठीक है, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का ये जो पूरा न्यूमेरिकल है ये भी कंप्लीट होता है, मतलब पूरी एक्सरसाइज 4 चैप्टर की ये कंप्लीट होती है। चलो ठीक है, समझ में आया ही होगा आपको, और नोटबुक में आप नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि PDF में है या मेरे फ़ोन में है तो सॉल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ये, कभी भी उड़ जाता है, कभी डिलीट हो जाता है, कभी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इसलिए आपका नोटबुक जो है, हार्ड कॉपी जो है वो बना कर ही रखना है आपको। ठीक है, और जब भी हम मिलेंगे, स्कूल खुलेंगी, तो हम ये सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। ठीक है, चलो
बाय।